जिस केस के बारे में हम आज बात करेंगे ये सुनसान के अभी तक के जो चंद एपिसोड्स आए हैं उनमें मेरे लिए सबसे अलग केस है। मुझे थोड़ा मेटा होकर आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। ट्रू क्राइम पॉडकास्ट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो लाइट वर्सेस डार्क के नैरेटिव के अराउंड रहता है। जैसे बैंगलोर वाले केस में नॉर्मल लोग विक्टिम्स थे, लाइट की साइड पर थे। इस साइड पर थी श्रीमती जयश्री जैसी सभ्य मेहनती महिला जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती थी, और दूसरी ओर डार्क साइड पर उमेश रेड्डी जैसा दरिंदा था। काफ़ी क्लियर डिफरेंस होता है दोनों साइड में। अब यहाँ पर आता है बुराड़ी जैसा केस, जहाँ विक्टिम और परपेट्रेटर में एक धुंधली लाइन बनी हुई है। यहाँ पर किसे ब्लेम किया जाए और किसे नहीं, ये समझ में नहीं आता। आज के सुनसान के एपिसोड में हम इस केस को एक साफ नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। शुरू करने के पहले इस परिवार के सदस्यों और फैमिली स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसे केसेस भारत में होते हैं लोगों को लगता है कि वो विक्टिम परिवार कुछ उनसे अलग होगा, निचले तबके का होगा, अनएजुकेटेड होगा, वगैरह वगैरह। आप कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, शोज़ वगैरह देखेंगे तो लोग फैमिली के डार्क सीक्रेट्स वगैरह के बारे में बातें करते हैं, ताकि रीडर्स, लिसनर्स वगैरह चटकारे लेकर इसे पढ़ें और सुने। और तो और नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आने वाली है इस केस पर, जिसका नाम है हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स। तो मैं शुरुआत में ही बता दूं कि इस परिवार का कोई डार्क सीक्रेट नहीं था। चुंडावत फैमिली कोई अनएजुकेटेड फैमिली नहीं थी, पिछड़ा हुआ परिवार नहीं था। कुछ पॉडकास्ट, कुछ टीवी शोज, कुछ अखबार इन लोगों के बारे में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस फैला चुके हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि चुंडावत फैमिली एकदम नॉर्मल इंडियन एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली थी। आप अगर आपके घर पर हैं तो आपकी कॉलोनी में सड़क पर निकलिए, नहीं तो खिड़की से बाहर झांक कर देखिए। हो सकता है कुछ आगे जाने पर नुक्कड़ के पास एक किराने की दुकान दिखे, जिसके ऊपर उसी दुकान के मालिक का मकान भी है और वो वही रहते हैं। ये दुकान शायद कई सालों से आपकी कॉलोनी में है, वो परिवार कई सालों से आपकी कॉलोनी में है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली की तरह। ठीक उसी तरह भरा पूरा चुंडावत परिवार बुरारी के संत नगर में 20 साल से रह रहा था। इनका एक प्लाईवुड बिजनेस था और एक दुकान थी। चुंडावत फैमिली ओरिजिनली राजस्थान से थी। यह हरियाणा के टोहाना जिले में कुछ 10 सालों तक रही और 1990 के आसपास दिल्ली आ गई। इस परिवार के मुखिया थे श्री भोपाल सिंह, जो नारायणी देवी जी के हस्बैंड थे। हरियाणा में इनके खेत वगैरह बेचकर ये दिल्ली के बुराड़ी आए थे अपनी बीवी और छोटे बेटे ललित के साथ। बाय द वे, जब ये खबर 2018 में ब्रेकिंग न्यूज़ बनी तो बहुत चैनल्स इन्हें भाटिया फैमिली भी बोल रहे थे। भाटिया इनका सरनेम नहीं है, चुंडावत है। नारायणी देवी जी पंजाब की भाटिया फैमिली की थी, और ऐसा होता है कि मायके में हस्बैंड को कभी कभी गांव वगैरह के लोग मायके की फैमिली के सरनेम से बुला लेते हैं। तो भोपाल सिंह जी को भी ये लोग भाटिया साहब के नाम से बुलाने लगे, लेकिन इनका सरनेम असली में चुंडावत ही था। भोपाल सिंह जी जब दिल्ली आए बुराड़ी में तो एकदम से सबसे घुल मिल गए। कॉलोनी के लोग उन्हें डैडी बुलाते थे और नारायणी देवी जी को मम्मी के नाम से संबोधित करते थे। 1991 और 1992 के बीच में इनका घर बन गया था। अब ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में भोपाल सिंह जी और नारायणी देवी जी अपने बेटे ललित के साथ दिल्ली आए थे, लेकिन इनकी और संतानें भी थी। ललित, भवनेश और दिनेश इनके 3 बेटे थे, और प्रतिभा और सुजाता इनकी बेटियां। 1993 में भोपाल सिंह जी ने उनका पूरा घर बनने के बाद बाकी बेटों को भी दिल्ली बुलाया। इनमें से दिनेश कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण दिल्ली नहीं शिफ्ट हो पाए, लेकिन भवनेश, उनकी बीवी सविता और उनकी बेटी नीतू दिल्ली आ गए। भोपाल सिंह जी की बेटी प्रतिभा भी कुछ सालों बाद दिल्ली आ गई अपनी बेटी प्रियंका के साथ, क्योंकि उनके हस्बैंड का देहांत हो गया था और उन्हें ससुराल वाले काफ़ी सताते थे। ये परिवार जॉइंट फैमिली की तरह खुशहाल रहने लगा। जो छोटे बेटे ललित थे उन्होंने भी 2002 में शादी कर ली टीना के साथ। इसी समय के आसपास ललित ने अपनी प्लाईवुड की दुकान भी खोल ली। ये जो ललित है, इनका व्यक्तित्व समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग ललित के पुराने दोस्त हैं वो बताते हैं कि ललित काफ़ी जॉली किस्म के इंसान थे और साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड भी थे। एक आदर्श व्यक्तित्व था उनका। ये व्यक्तित्व बदल गया 2004 में। 2004 में एक घटना हुई जो मेरे हिसाब से 2018 की घटना का बिगुल था।
हुआ ये कि ललित को एक दिन कुछ अनडिस्क्लोज्ड रीजन से कुछ लोगों ने प्लाईवुड की शीटों के बीच दबा दिया और दुकान में आग लगा दी। आज तक पता नहीं चला ये किसने किया और फैमिली के सर्वाइविंग मेंबर्स भी इस मामले में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। ये जो कांड हुआ ये जरूरी नहीं है, इसके बाद क्या हुआ वो ज्यादा जरूरी है। अपेरेंटली ललित ने इस घटना के बाद अपनी आवाज खो दी। उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो मौन हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। इस परिवार को अगला बड़ा झटका लगा फरवरी 2007 में, जब भोपाल सिंह जी का निधन हो गया। उन्हें कुछ सांस की बीमारी थी। पूरा घर छोड़िए, पूरा मोहल्ला शोकाकुल था। परिवार टूट सा गया था। किसी तरह से उस परिवार ने उनके मुखिया का क्रियाक्रम करना शुरू किया। इस क्रियाक्रम में गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है घर में 10 दिनों तक। उसमें से एक दिन ललित और बाकी परिवार भी गरुड़ पुराण का पाठ उनके पंडित से सुन रहे थे। अचानक ललित के शरीर में हरकत हुई। वो एकदम से ओम शब्द का उच्चारण करने लगे। उनकी आवाज वापस आ गई और सब लोगों ने एकदम से कहा कि डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी जैसा बताया थे भोपाल सिंह जी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ललित के कस्टमर ने 2008 में उनसे पूछा था कि आखिर उनकी आवाज वापस कैसे आई। ललित ने बताया कि डैडी अर्थात भोपाल सिंह जी उनके सपने में आए थे और उन्हें पूजा करने को कहा। वैसे इसके बाद से ललित ने अपने परिवार के बाहर किसी से इस बारे में बात नहीं की। परिवार के बाकी के सदस्य भी एकदम स्टीरियोटिपिकल सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। घर की बहुएं सविता और टीना, कॉलोनी के लोग बताते हैं कि काफी मिलनसार थी। एक इंसिडेंट यही बताते हैं कि जब एक बार इनके एक वर्कर की वाइफ का पैर टूट गया था किन्हीं कारणों से, तो इन्होंने उसे अपने घर में रख कर उसकी सेवा करी। जो भवनेश थे वो काफी इंटरटेनिंग थे। उनका एक ग्रोसरी स्टोर था जो बेसिकली लोगों के गपशप करने का एक अड्डा था, जहाँ पर लोग मिलते गप्पे लड़ाते। उनकी बेटी नीतू भी उसी दुकान पर बैठती थी अपने पिता के साथ। वो भी काफी बबली नेचर की थी। नीतू की बहन मेनका थोड़ी सी रिजर्व्ड और पढ़ाकू किस्म की थी। भवनेश और सविता के बेटे ध्रुव और ललित और टीना के बेटे शिवम, ये दोनों भी काफी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। बाय द वे कहीं कहीं इनका नाम आपको धीरेन्द्र और दुष्यंत मिलेगा। ये इनके स्कूल में लिखवाए गए नाम थे। घर के नाम ध्रुव और शिवम ही थे। वैसे मैं ये फिर से सेंटेंस बोल रहा हूँ, भवनेश और सविता के बेटे ध्रुव और ललित और टीना के बेटे शिवम। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि ध्रुव और शिवम दोनों ललित के बेटे थे। ऐसा नहीं था। बहरहाल ये दोनों इनके दोस्तों के साथ क्रिकेट और साइकिलिंग करा करते थे। इनके शौक भी एकदम आम बच्चों की तरह थे। इनके दोस्त बताते हैं कि ये लोग उनकी उम्र के बच्चों के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही भगवान में मानते थे। वहीं उनकी बुआ प्रतिभा घर पर ट्यूशन्स लेती थी। प्रतिभा जी की बेटी प्रियंका सीपीए ग्लोबल नाम की कंपनी में काम करती थी। उनके सीनियर्स बताते हैं कि वो काफ़ी ब्राइट और अपने कोवर्कर्स के साथ कॉर्डियल रहने वाली एम्प्लॉय थी। जुलाई 2018 के हादसे से पहले प्रियंका की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। बाय द वे इस फैमिली के पास एक पेट भी था, टॉमी नाम का एक डॉग। अगर ललित का केस थोड़ा अलग करे तो इस फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपकी कॉलोनी के किसी भी फैमिली के डिस्क्रिप्शन से आपको काफ़ी मैच करता हुआ मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। मैंने जब आर्काइव्स को खंगाला तो मुझे इतने सारे न्यूज़ चैनल्स के पीस और इतने सारे आर्टिकल्स मिले जिसमें इम्प्लाई किया गया है कि ये फैमिली कोई पिछड़ी हुई फैमिली थी। ऐसा कुछ नहीं था। ये फैमिली एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। बहरहाल ललित के केस पर वापस आए तो जैसा हमने बात करी, ललित के पिता भोपाल सिंह जी के गुजर जाने के बाद ललित की आवाज़ वापस आ गई। और सिर्फ आवाज़ वापस नहीं आई, किसी तरीके से ग्रीफ के चलते इस फैमिली को लगा कि स्वयं भोपाल सिंह जी वापस आ गए। ये फैमिली के मेंबर्स इसके मुखिया के 2007 में गुजर जाने के बाद पूजा पाठ में एकदम से काफ़ी ज़्यादा लीन हो गए। फैमिली की एक पड़ोसन मिस शर्मा ने एक अखबार को इंटरव्यू देते समय बताया कि भोपाल सिंह जी के गुजरने के बाद हर रात 9 बजे पूरा परिवार साथ में बैठकर 15 से 30 मिनट तक कीर्तन करता था। उनके हिसाब से जो घर के बच्चे थे वो बताते थे कि डैडी के आने का टाइम हो गया। इस कीर्तन की एक और ख़ास बात है जिसकी हम आगे के एपिसोड्स में भी चर्चा करेंगे। ललित इस कीर्तन में आगे बैठता था। ये सिंबॉलिक था कि छोटा बेटा होने के बावजूद ललित ने इस परिवार में हेड ऑफ द फैमिली की जगह ले ली थी। हम आगे के एपिसोड्स में डिटेल में ज़रूर जाएंगे, लेकिन ललित के मस्तिष्क के बारे में थोड़ी बात करना यहाँ पर ज़रूरी है।
हमने जैसा देखा कि प्लाईवुड स्टोर वाले इंसिडेंट के बाद ललित ने बोलना बंद कर दिया। हालांकि डॉक्टर्स ने ज़रूर कहा कि ललित को गर्दन की कुछ नस का इशू हो सकता है, लेकिन जैसा बाद में हमने देखा ललित को फिजिकली बोलने में कुछ दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज़ तो मैजिकली एक दिन वापस आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। इसके पीछे का कारण एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ललित फिजिकली बोल तो सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना प्रेफर किया। इसका मतलब है कि साफ साफ ललित को कोई मेंटल इशू था जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहे थे। और जब मैं मेंटल डिसऑर्डर बोल रहा हूँ तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि ललित पागल हो गए थे। लोग मेंटल शब्द जब भी आता है पागल खाने जैसा कुछ सोचने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ललित को अपेरेंटली कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर था। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको सिलेक्टिव म्यूटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर मिलेगा। शायद ललित को वैसा कुछ ही था। ध्यान रखिए कि ये एक स्पेक्यूलेशन है। ललित किसी चीज़ से डायग्नोज नहीं हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में मेंटल हेल्थ कौन समझता है, लेकिन ये एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। तो जब ललित को ये हुआ वो कुछ साल अकेले ही जूझते रहे, लेकिन जैसा ही भोपाल सिंह जी गए ललित के ग्रीफ ने उसे एक ट्रिगर पॉइंट दे दिया। एक इंसान जिसे ऑलरेडी एक मेंटल डिसऑर्डर है उसके लिए ग्रीफ एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। ललित ने इस चीज़ को अलग ढंग से लिया और मेरे हिसाब से ये ग्रीफ ने उनके एक दबे हुए डिसऑर्डर को एक फुल फ्लेजेड साइकोटिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें ललित को लगने लगा कि उनके अंदर भोपाल सिंह जी आ गए हैं। भोपाल सिंह जी के जाने के बाद ललित अकेले ग्रीफ में नहीं थे। आप देखिए कि ये फैमिली भी काफ़ी ग्रीफ में थी। जब इतना बड़ा झटका किसी फैमिली को लगता है तो वो किसी ना किसी चीज़ से लैच ऑन कर लेती है। तो जब ललित का क्लेम आया कि वो भोपाल सिंह जी को वापस ले आए हैं उनके अंदर, फैमिली ने धीरे धीरे इस बात को मानना शुरू कर दिया। फैमिली मेम्बर्स ने अपनी पूरी